everyone, I'm Upeksha Singh, your biology educator, and I welcome everyone in this wonderful series जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर एक चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। और आज जिस चैप्टर की बारी है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहता है कि अगर आप अदर एस्पेक्ट्स जैसे कि आपका इमोशनल हो गया है ना, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, इन सारे एस्पेक्ट्स में अगर आप वेल बीइंग हो तभी आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माना जाएगा, अदरवाइज आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी। तो इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 1951 में और उसका नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी है ना, उसी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए एक इंप्रूव्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। किस नाम से? आरसीएच प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, अब इसमें इन्होंने किस मुद्दे के बारे में बात करी थी, क्या क्या चीजें थी जिसके बारे में ये अवेयरनेस फैलाना चाहते थे, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करना है ना, बर्थ कंट्रोल के बारे में अवेयरनेस फैलाना लोगों में। ठीक है, अगर आपका स्मॉल साइज होगा फैमिली का तो उसकी वजह से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, है ना। जो आपकी प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनको अवेयरनेस फैलाना है ना, कि कैसे आपको अपने बच्चे की केयर करनी चाहिए, ये सारी चीजें। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल। साथ ही साथ जो एडोलेसेंट है, जो इस एज में है, उस एज में क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस, जो सारी चीजें हैं है ना इस एज में होती है, उन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि इस प्रोग्राम ने क्या क्या चीजों को कवर किया था और किन किन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है और बेसिकली ये डेटा क्या कहता है कि पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया था। जैसे कि अगर आप ईयर में देखोगे 2011 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7.2 बिलियन हो गया था और इंडिया का पॉपुलेशन 1.2 बिलियन हो गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई ये पॉपुलेशन बढ़ा कैसे, है ना, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हुआ, क्या रीजंस थे। तो सबसे पहला रीजन तो आ जाएगा कि जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, बेटर लिविंग कंडीशंस हो गए थे। साथ ही साथ जो रिप्रोड्यूसिबल एज में लोग थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, है ना। यहाँ पर डेथ रेट में डिक्लाइन आया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया था, है ना, जिसकी वजह से क्या हो गया था, यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था। ठीक है, तो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये तीनों रीजंस हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। ठीक है, अब यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और आपको लोगों को रोटी कपड़ा मकान तो देना पड़ेगा ना, है ना। तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा स्कैसिटी होने लग गई जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। तो इसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट थे, उन गवर्नमेंट ने क्या क्या सोल्यूशंस दिए। सबसे पहले तो इन्होंने फैमिलीज को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्लोगन्स या फिर पोस्टर्स। इन सबके हेल्प से इन्होंने लोगों में अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दिया, जैसे कि आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, है ना, इस टाइप की चीजें। दूसरा हो गया कि इन्होंने लोगों में मोटिवेशन फैलाना शुरू कर दिया या फिर उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करो। तीसरा, इन्होंने इंसेंटिव्स देना स्टार्ट कर दिया। जो भी मतलब जो भी जिनकी फैमिली छोटी होगी उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे, बेसिकली उन्होंने ये बोला। तो वही वाली चीज होती है कि भाई पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, तो पैसे के चक्कर में क्या पता लोग है ना अपनी फैमिली का साइज भी छोटा कर ले, है ना। ये आपका तीसरा रीजन हो गया। साथ ही साथ जो मैरिजेबल एज था वो एज बढ़ा दी, जैसे फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स हो गया था और मेल्स के लिए 21 ईयर्स हो गया था। तो ये इन सारे सॉल्यूशंस के हेल्प से इन्होंने ट्राई किया जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैम यहाँ पर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करी है, तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हमें जरा बता दो। सबसे पहले यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। साथ ही साथ ये एक प्राइवेसी दे यूजर को। ठीक है, साथ ही साथ ये आपके किसी भी सेक्सुअल ड्राइव में इंटरफेरेंस ना करे, राइट। तो ये सारे क्या हो गए, ये प्रॉपर्टीज हो गए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के। ठीक है, अब हम आते हैं आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे। तो इसमें पहले आएगा आपका टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड मतलब अभी आप
एक दो सालों के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाह रहे हो, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, नेचुरल, ट्रेडिशनल, फिर बैरियर, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल्स। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल की। तो यहाँ पर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आ रहा है। देखो हमें पूरा ये व्हील अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। तो ये वाला जो फेज होता है ये फर्टाइल फेज होता है ना, ये वाला जो है आपका फर्टाइल फेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कपल्स है दे अवॉइड एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना। अगर फर्टाइल जैसे 10 to 17 इसको हम लोग फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। तो अगर ये इस टाइम पर किसी भी टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है आपका कोइटस इंटरप्टस। यहाँ पर जो मेल पार्टनर है वो क्या करता है, वो पीनस को विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन। तो इजैक्यूलेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो मेल गेमीट है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं पहुंचेगा, उसका ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल क्यों बोला गया, लैक्टेटिंग मदर्स जब मदर मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती है उस टाइम पर कुछ महीनों के लिए जो मेंस्ट्रुएशन है वो बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है। तो अगर साइकिल नहीं होगा तो आपका ओवम अवेलेबल नहीं होगा, ओवम अवेलेबल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी के कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैरियर मेथड में। इसमें सबसे पहले आता है कॉन्डम। ये काफी ज्यादा वाइडली यूज है ना। साथ ही साथ क्योंकि ये एक प्राइवेसी देता है यूजर को, इसी वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है इन रीसेंट ईयर्स, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका कॉन्डम है ये एक बैरियर की तरह काम करता है ना। ये मेल एंड फीमेल गेमीट्स को मिलने नहीं देता है, साथ ही साथ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स की अगर मैं बात करूं, ये भी बैरियर्स की तरह ही काम करते हैं, है ना। और ये किसको कवर करते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इंसीमिनेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकते, इंसीमिनेशन होगा बट ये एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, है ना। तो स्पर्म जो है सर्विक्स के थ्रू एंटर नहीं कर पाएगा, है ना, और आगे नहीं जा पाएगा। आपने सर्विक्स में क्या लगा दिया है, एक ब्लॉक, मतलब आपने एक ब्लॉकेज लगा दिया है जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो सर्विक्स के थ्रू एंटर नहीं कर पाए, मतलब आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से आपको नहीं बचाएंगे, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करते हैं तो कहां पर इंसर्ट किया जाएगा, यूट्रस में इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपके 3 टाइप के इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, नॉन मेडिकेटेड, फिर आपका कॉपर रिलीजिंग आ जाएगा और तीसरा आपका हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज आ जाएगा। एग्जाम्पल जरूर याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपर रिलीजिंग आईओडीज कैसे काम करते हैं, दे सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, है ना। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी की अगर मैं बात करूं तो ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। ये इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अगेन इसका फंक्शन और इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब आते हैं हम लोग हार्मोनल मेथड पे। हार्मोनल मेथड में आपके पास आ जाता है ओरल पिल, इंजेक्शंस और आपके इम्प्लांट्स आ जाते हैं। तीनों का मैकेनिज्म जो है वो सिमिलर है। अगर मैं ओरल पिल की बात करूं, है ना, तो यहाँ पर 2 टाइप की पिल होती है, एक कॉम्बिनेशन पिल होती है और एक प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल क्या करती है, सर्विक्स का जो म्यूकस होता है उसको थिक बना देती है। अब सर्विक्स का म्यूकस थिक हो गया है तो जिसकी वजह से एंट्री, जो स्पर्म की एंट्री होगी उसमें उसको बाधा हो जाएगी, मतलब एंटर नहीं कर पाएगा अच्छे से इजिली, राइट। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है, ठीक है। ऑल राइट, आई बात समझ में। यहाँ पर सहेली एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वीकली ओरल पिल है ना। कहाँ पर डेवलप हुई है, यहाँ पर ये CDRI लखनऊ, उनके साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। नॉन स्टीरॉइडल है, नॉन हार्मोनल है और ये इसका क्या मैकेनिज्म है, बेसिकली ये जो यूट्रस है आपका, है ना, ये यूट्रस के ऊपर कुछ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है और इसकी वजह से इम्प्लांटेशन प्रिवेंट हो जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। आई बात समझ में। साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं परमानेंट मेथड और टर्मिनल मेथड पे। अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, राइट, तो आप कौन सा मेथड ऑप्ट करोगे, स्टेरिलाइजेशन और टर्मिनल मेथड। यहाँ पर 2 होता है, ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल्स एंड वासेक्टोमी फॉर मेल्स। वासेक्टोमी में बेसिकली क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और टाई कर देते हैं। बेसिकली आप गमीट्स का ट्रांसफर ब्लॉक कर रहे हो इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसकी वजह से ट्रांसमिट हो रहा है, ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक इन्फेक्टेड से
नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है। एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो गुनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनिटल हर्पीज हो गया, क्लेमाइडाइसिस हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, अब यहाँ पर मैम आपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात कर दी है, तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले आपको मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। दूसरा, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तीसरा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए और उनसे चेकअप कराओ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? अगर कपल्स जो है बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है, दैट कम्स अंडर इनफर्टिलिटी, है ना। अब ये बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है, कुछ साइकोलॉजिकल हो सकता है, कुछ हार्मोनल, कोई भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के बाहर हो रहा है, लैब में हो रहा है, सिमिलर कंडीशंस में हो रहा है जो आपके बॉडी में होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एम्ब्रियो बना है उसको या तो फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आता है ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो स्पर्म है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ठीक है, दूसरे पे आता है, दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड। एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड की अगर मैं बात करूं, पहला आता है जिफ्ट और दूसरा आता है IUT। जिफ्ट की अगर मैं बात करूं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो जाइगोट जो बना है या फिर अर्ली एम्ब्रियोस उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से अगर ज्यादा है तो उसको हम लोग यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रही है? इनसाइड द बॉडी हो रही है। ठीक है, नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली। यहां पर सबसे पहले आता है गिफ्ट, कैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यहां पर आप ओवम का कलेक्शन करवा रहे हो, सॉरी ओवम को कलेक्ट करके इसको आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? अगर मेल पार्टनर के स्पर्म की मोटिलिटी कम है ना, या फिर स्पर्म काउंट कम है, अब इसकी वजह से क्या करवाएंगे हम लोग? आर्टिफिशियली जो आपका सीमेन है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे फीमेल के वेजाइना में या फिर यूट्रस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया है ना। तो यहां पर अगर एक बार रीडिंग मार ले तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ओवरी इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द सेम फीमेल, और फीमेल जो प्रोड्यूस कर सकती है ना, सॉरी कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट सुटेबल इन्वायरमेंट जरूर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, जिसको हम लोग गिफ्ट बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसकी वजह से हो रहा है? अगर मेल पार्टनर जो है ही इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट the semen into the vagina, or if there is very low sperm count or sperm motility, तो सीमन जो है आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में या फिर यूट्रस में, है ना, और इसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। आई एम होपिंग आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, है ना। जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होगा और अभी सोच रहे होंगे कि इससे पढ़ लेंगे, तो बेटा पहले आप ना वन शॉट पढ़ के आना, है ना। उसके बाद अगर ये देखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बनाया हुआ है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ रिवाइज करना होता है फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है। तो इसी वजह से पहले वन शॉट्स देखना, उसके बाद रैपिड रिवीजन देखना, तभी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, ऑलराइट, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।